नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप हमारा ये विशेष प्रोग्राम देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। और इस प्रोग्राम में खास चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आज हम अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे प्रोग्राम को ढेर सारा हाँ। प्यार देने के लिए, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम चर्चाएं खास का है 100वां एपिसोड। तो सबसे पहले तो सर आप क्या कहेंगे? ये तो परमात्मा की बिल्कुल। कृपा और दर्शकों का प्यार समझे, बिल्कुल उसी सर। से जो उत्साहित होकर जो प्रोत्साहन हमें मिला, हम इसको जारी रख रहे हैं। बिल्कुल सर। आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह हमें दर्शकों का उनका प्यार मिलता रहे जी। रहेगा। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में शुरुआत अश्विनी शर्मा के साथ। सर, अश्विनी शर्मा को हाल ही में पंजाब भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इससे पंजाब की राजनीति और राज्य में पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भाजपा का ये निर्णय है अश्विनी शर्मा जी को कार्यकारी प्रधान है, मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य है, पार्टी के हित में है और व्यवहारिक भी है। मतलब क्योंकि जो अश्विनी शर्मा वो व्यक्तित्व है जो संघ और भाजपा दोनों के जुड़े, जिसको हम टकसाली नेता कहते हैं, और उसके साथ साथ वो धरातल से जुड़े हुए हैं। उनके व्यक्तित्व को समझना हो तो एक छोटी सी घटना मतलब है, वे पद ग्रहण करने से पहले वो अपने भाजपा के पूर्व प्रधानों के घर में गए, उनका आशीर्वाद लेने, उनसे संपर्क बनाने, और वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने संपर्क करके किया। और ये दूसरी बात इनके यह है कि किसान आंदोलन इन्होंने देखा, आतंकवाद भी देखा, इन पे हमले भी हुए। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व या चेहरा था जिसमें जो भाजपा से जो शुरू से जुड़े हैं, जो संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े, जिन्होंने अपना जीवन सब लगाया, वो इनके आने से फिर उत्साहित है। देखिए, 2023 में जब सुनील जाखड़ जी को प्रधान की पद दी थी, तो तब भी ये प्रधान थे, ये तीसरी बार उस हिसाब से बने, क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर नए प्रधान ने आना है, तो अभी इनकी नियुक्ति कार्यकारी प्रधान की हो सकती है, क्योंकि जाखड़ जी ने अपना इस्तीफा त्याग पत्र तो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद मॉरल ग्राउंड पे दे दिया था कि बेशक भाजपा का वोट बैंक बड़ा, पर कोई सीट नहीं जीत सके हम लोकसभा की। तो उस हिसाब से वो ये एक राजनीतिक जो पहलू के हिसाब से उनकी जो जाखड़ साहब की सोच थी, जब उनको, और जो हम पार्टी की पंजाब की राजनीति की बात करते हैं, देखिए जब 2021-22 के बाद पंजाब में भाजपा ने जब दूसरी दलों को 24 आते लोकसभा तो लोगों के लिए दरवाजे खोले, तो कांग्रेस, अकाली दल के सारे, सुनील जाखड़ भी उनमें से थे, और उनके जो प्रधान बनने से जो पहला एक वर्ग था भाजपा का, पुराने जो टकसाली जिनको हम कह सकते हैं, वो नाश हुआ था, क्योंकि अचानक अश्विनी शर्मा जी से लेके उनको दे दिया था। पर परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि वो बने, और चुनाव के बाद फिर ये स्थिति, उस समय जो नए आए थे वो तो उत्साहित थे, ये नाराज हो गए। अब दोनों की स्थिति जैसे कि इन्होंने त्याग पत्र दिया हुआ था, पुराना भी आया कोई नहीं था, तो दोनों धड़े अपने अपने जगह पे, पुराने और नए, उनको दिशा नहीं समझ लग रही थी किस पुराने के पास जाना है, नए के जाना है, कौन आएगा, कैसे चलेगा। तो एक तो वो स्थिति स्पष्ट होगी, आने वाले नजर आ गए, कल को अगर इस्तीफा मंजूर होता तो यही प्रधान बनेंगे। दूसरी बात, जैसा अगर सुनील जाखड़ एक अच्छा चेहरा, राजनीतिक विचार पर व्यक्तित्व, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी जो नीति रीति थी वो भाजपा की रीति नीति से नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी समस्या आई थी, क्योंकि वो जो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके साथ उनका तालमेल बनने में बौद्धिक स्तर पे ऊपर राष्ट्रीय स्तर से उनका मेलजोल ठीक था, लेकिन जो जैसे है ना कोई जमीन पे जैसे कार्य करना है, उसमें उनको परेशानी आ रही। तो कार्यकर्ता का भी ये स्थिति बनी थी कि कहें भी कैसे, अगर नए को कहें भी कैसे, पुराने, तो वो
इस स्थिति को बाहर निकलने के लिए 2027 को मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अश्विनी शर्मा जी को आज सामने फिर दोबारा लाया गया। और इसका दूसरी बात भी है कि 2027 में अगर अकाली दल के साथ गठबंधन बना तो सुनील जाखड़ जी उस स्थिति में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे और हमेशा विरोधी रहे। जो अश्विनी शर्मा थे जी अकाली भाजपा के गठबंधन समय भी प्रधान थे, तो अब फिर दोबारा आया तो एक तरह से रास्ता, जो गठबंधन का रास्ता भी खुला और संभावना भी बढ़ी है, ये बढ़ते हैं। और पंजाब की राजनीति के अगर सोचे, अगर गठबंधन बनता है बिल्कुल सर, तो ये समझेंगे कि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले अकाली भाजपा गठबंधन बनेगा 2027 में। और इसके नुकसान जो होगा वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी धड़ेबंदी आज भी कायम है, और उनका जो धड़ेबंदी और उसके समझ सत्ता से बाहर होने के कारण भी उनकी भी जो आपस में एकजुटता होती है वो सत्ता के कारण ज्यादा जुड़ते हैं। बाकी उनके जो नेता है उनका अहम और दावेदारी मुख्यमंत्री की, उस कारण भी बहुत टकराव वाली स्थिति पंजाब में पंजाब कांग्रेस की। तो ये सारी स्थितियों तो देखते हुए मैं समझता कि अश्विनी शर्मा जो आए वो केंद्र बिंदु बनेंगे, भाजपा के तो बनेंगे, अकाली गठबंधन के भी केंद्र बिंदु बनेंगे। और कल को अगर गठबंधन बनता और चुनाव आते हैं तो उसमें भी वो अश्विनी शर्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब रही बात ये कि अगर 2027 में एक इसी तरह चलते हैं, सुनील जाखड़ प्रधान रहते हैं, अब तो मेरा ये सोच है कि जब नए प्रधान राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे तो वो अंतिम फैसला लेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जाने वाले हैं, जो नए आएंगे वो फाइनल फैसला लेंगे, उनका इस्तीफा मंजूर करेंगे, इनको प्रधान बनाएंगे, वो स्थिति की बात है। पर उसके बावजूद भी सुनील जाखड़ एक ऐसा पंजाब राजनीति का चेहरा जिसको भाजपा को संभालना चाहिए, क्योंकि एक जिस स्थिति में वो आए थे कांग्रेस से निराश होकर, वो इसका रहा था कि उनको हिंदू होने का उनका नुकसान हुआ। आम पार्टी जो पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, उसने एक हिंदू नेता का जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष था, जिसकी सोच बड़ी थी, वो संकीर्ण सोच के नहीं है, पंजाब की राजनीति को समझते हैं, एक पारिवारिक उनका कांग्रेस की भूमिका थी, उसको केवल इसलिए उस समय का 6 महीने के जैसा जो भी मुख्यमंत्री का पद था वो नहीं दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे, वो कांग्रेस में जो बात थी। तो ये उस निराशा भरी स्थिति में वो आए थे। आज अगर उनको भाजपा उनको हटाती है तो मैं समझता हूँ कि उनको राष्ट्रीय संगठन में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए ताकि उनका मान सम्मान भी बना रहे, और कम से कम जो भाजपा में नए नेता है कांग्रेस या अकाली, उनका भाजपा के प्रति भी भरोसा बना रहेगा कि भाजपा ने समय के साथ इस्तेमाल करके इनको बाहर नहीं फेंका, इनको संभालना है। तो ये दोनों बातें मैं समझता हूँ कि भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना कि अगर अश्विनी शर्मा को आगे आए हैं, वो अपनी जगह पे हैं, उन्होंने एक वो केंद्र बिंदु बनेंगे आते 6 महीने में, पंजाब की राजनीति का जो नया चेहरा बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा अकाली भाजपा और विपक्ष, वो अश्विनी शर्मा बनेगा आज की स्थिति में। और जो सुनील जाखड़ है, अगर इन दोनों का लाभ लेना चाहिए भाजपा को, दोनों चेहरे अच्छे हैं। और इसके साथ साथ यह है कि जो कांग्रेस से सिख नेता भी आए, उनका भी भरोसा जाखड़ के प्रति है। तो दोनों का तालमेल बनने में पंजाब की राजनीति में एक नया भाजपा को जो धरातल भी देंगे, सोच भी देंगे, विचार भी देंगे, तो दोनों को ये होता है ना, दो पावर सेंटर ना बने एक ही जगह पे, वो टकराव का कारण बन गया। उनको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाए, इनको पंजाब की राजनीति, तो फिर ये आने वाले 1.5-2 साल में भाजपा एक नए रूप के आएगी ऊपर के। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे मराठी हिंदी भाषा विवाद की। सर, मराठी हिंदी भाषा विवाद को लेकर मुंबई में सियासी उबाल के बीच 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए हैं। तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हिंदी भाषा का विरोध करना कितना सही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, भाषा जो होती है ना, वो संवाद के लिए, बातचीत के लिए, संपर्क बनाने के लिए, टकराव के लिए, ये राजनीति की जा रही है जो भी है। हिंदी भी अगर आप हिंदी की बात करें, जो इसको मराठी हिंदी बनाना, तो बाल गंगाधर तिलक अगर छत्रपति शिवाजी से स्वराज की बात करी थी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, तो और पत्रकार के वहाँ के हमारे पत्रकार के तो भी पांडे का बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो जिनके चलते हैं, तो वहाँ पे हिंदी की बात है। और दूसरी बात है, हिंदी और मराठी भाषा के 80 से 85% शब्द सेम है,
व्याकरण के हिसाब से भी दूसरी संपदा का था। तो उसका विरोध तो केवल मैं समझता हूँ कि जो ठाकरे बंधु है, ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म के जो समाज को, वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात वहाँ करते हैं, ये तो टकराव वाली, विभाजन करने वाली बात है। उत्तर भारत के हिंदू अलग, मराठी हिंदू अलग, तो ये तो पुरानी सदियों पुरानी जो जातवाद, वो क्षेत्रवाद है, उसको बढ़ावा देने के। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि 45% गैर मराठी वहाँ पे बैठे हैं, जो भाषा बोलते ही नहीं है, और मतदाता है वो वहाँ पर। बॉम्बे में फिल्म जगत में सारी हिंदी, जो हिंदी का प्रचार प्रसार आज़ादी के बाद सबसे बड़ी भूमिका फिल्म जगत ने निभाई है वहाँ पे। सारे दुनिया में जो अगर फिल्में हिंदी की देखी जा रही है, जो दक्षिण तमिल में विरोध करते हैं, दक्षिण के लेखक, प्रकाशक, फिल्म जगत के, वो सब अपने हिंदी में रचना करा के उत्तर भारत भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नाम पहचान तो तभी बनेगा जब हिंदी में जाएगा। तो उस हिसाब से हिंदी की जो महत्वपूर्ण, देखो फर्नांडिस सरकार ने पहली से 5वीं तक का किया था त्रिभाषी फार्मूला। उन्होंने देखा जब विरोध क्षेत्रवाद का आ रहा है, जब बंधु आ रहे हैं, तो उन्होंने वो फैसला हुआ। लेकिन दोनों ने एक विजेता रैली जो होता है, वो दिवस मनाया जाए, रैली मनाई, उसमें इकट्ठे हो गए 20 साल बाद। पर सच्चाई ये है कि ये हिंदी का एक विरोध, एक बहाना मिला उनको। लक्ष्य उनका यह है कि निकट भविष्य में मुंबई नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मन से जो राज ठाकरे की, उसको तो एक सीट नहीं मिली, क्योंकि ज्यादा कट्टरपंथी बनने की कोशिश करी, वो उसको एक भी नहीं मिली। उनको 20 मिली हैं जो उद्धव ठाकरे की। तो एकनाथ शिंदे उनसे बेहतर स्थिति में जो भाजपा के साथ है। तो अब दोनों भाइयों की नजर ये है कि मुंबई जो चुनाव, नगर निगम चुनाव है, उनमें हम इकट्ठे होकर कुछ न, क्योंकि उस नगर निगम का बजट 75,000 करोड़ का है। तो अगर वो इस समय की स्थिति में अगर वो इकट्ठे होकर वहां पर सत्ता में काबिज हो जाते हैं, तो उनको एक जीवन रेखा मिलती है राजनीतिक रूप से। अगर इस समय हार जाए, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा और एकनाथ शिंदे की, भाजपा और शिंदे सेना वो इकट्ठे है, तो वो एक ऐसे जिनको 45% मत देता भी है, और वो एक सेकुलर या जो कट्टरवाद से बाहर है, लोग जो बहुत कट्टरवादी सोच के नहीं है, वो भाजपा और एकनाथ शिंदे को प्रार्थना, उनके गठबंधन को। तो इन्होंने इस हिसाब से अपना लक्ष्य रखा है। तो इनका टारगेट तो सत्ता है, हिंदी विरोध तो केवल एक बहाना बना जिनके लिए इकट्ठे होने का, इकट्ठे बहाना बना। तो ये क्षेत्रवाद और ये जो बातें हैं, ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में इनका स्थान नहीं है, और ये गलत दिशा में इनका कदम उठा। इनको अधिक लाभ नहीं मिलने वाला नगर निगम में भी, अगर ये इसी तरह चले। क्योंकि जो हिंदू समाज को बांटने के पहले, इससे पहले उत्तर भारत के पहले भी इन्होंने यही बात चलाई थी। तो उसका प्रतिक्रिया में जो भाजपा को भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया किया है, वो मैं कहता हूँ इसमें नहीं जाना चाहिए। संपर्क भाषा हिंदी अपने आप में राष्ट्रभाषा की स्थिति में आएगी, बढ़ रही है। आज हिंदी के बिना देश में कहीं कोई नहीं जा सकता। विश्व स्तर पर भी यही स्थिति बनती जा रही है। तो हिंदी की अनदेखी तो करने से कोई बातचीत, मतलब विकास के रास्ते चल ही नहीं सकता। राष्ट्र स्तर पर जिसने करना है, तो नहीं तो कुएं के डड्डू बन के बैठेगा, वो बैठा रहे अपने जिस जगह पे। तो ये विरोध केवल राजनीतिक है, तमिल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, या कहीं और प्रदेशों में हो रहा है, जिससे लोकल क्षेत्रवाद या जातिवाद या राष्ट्रवाद, वो भाषावाद, इस राजनीति का परिणाम है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये नुकसान ही पहुंचाएगा। थोड़ा पहुंचाए, ज्यादा पहुंचाए, जो राष्ट्र हित को, जिस भारत जिस दिशा में आगे बढ़ता देखते अपने आप को विकसित देश के रूप में देखने देता, उसके रास्ते में एक बाधा है। इसको जितनी जल्दी समझ लें सब भारतीय, उतना बेहतर भारत के लिए भी और हम सब के लिए भी। आगे प्रोग्राम में चर्चा वडोदरा के महिसागर नदी पर बने पुल घटना की, जिसने एक बार फिर से सारे भारतीयों को झंझोड़ कर रख दिया है। सर, गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई, और ये घटना उस समय हुई जिस समय पुल के ऊपर से वाहन गुजर रहे थे। अब हादसे के बाद रखरखाव और इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। तो आपके क्या विचार? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसमें तथ्य ये आया है कि ये 40 से 43 साल पुराना पुल है, और 2022 में जो लोकल जिलाधिकारी या विभाग के संबंधित थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी, जो जल और सड़क विभाग है वहाँ का, कि ये यातायात के लिए सुरक्षित पुल है। क्योंकि जब यहाँ से जब वाहन गुजरते हैं, बड़े
हैवी व्हीकल जिनको हुआ था, तो जो इनके खंबे हैं वो कांपने लगते हैं। तो इनका देखा जाए, अब 2022 आज 2025 होगा, तो सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये तो फिर 15 के 16 लोगों की, अब 15 से 16 होगी मैं उनकी जिनकी मृत्यु हुई है। तो ये एक अपने आप में अजीब स्थिति है कि 22 की रिपोर्ट गई हुई और 25 तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना देखा, ना रख रखाव की तरफ गए ही नहीं। तो ये एक दूसरी निर्माण को अलग कमजोरी है, निर्माण के बाद भी। और जब अगर देखें तथ्य देखें तो पिछले 5 साल में 42 छोटे बड़े पुल टूटे हैं। और पुणे का वो याद हो, पिछले दिनों में पुणे में भी इसी तरह एक पुल था जो ज्यादा के लिए रोका हुआ था, लेकिन किसी को प्रबंध नहीं था, लोग ऊपर देखने के, बारिश का पानी आया तो उसमें टूट गया और वो चले गए। इसी तरह बिहार में भी है, गुजरात में भी हुआ, ये कई जगह पे इस तरह सड़क धंसने के, गुड़गांव में भी पीछे सड़कें धंस गई। देखिए ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय 2025 और 26 में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा बनाने और घर बनाने के 11 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। टारगेट ये था कि मतलब कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के रूप में बने। इसके लिए पहली व्यवस्था थी बुनियादी ढांचा, सड़क, रेल लाइनें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पुल, ये सारा निर्माण के कार्य। अब इतनी जो 11 लाख करोड़ रुपए रखे हैं आपने, अगर निर्माण कारण इसी तरह की त्रुटिपूर्ण होना है, उनके घटिया माल लग रहा है, सड़कें धंस रही हैं, हवाई हादसे, हवाई अड्डे पीछे दिल्ली में ये बॉम्बे में भी हुआ, तो ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी ये जनता का पैसा है और ये सिर्फ ठेकेदारों के पास चले गया जो निर्माण कार्य करते हैं, उनकी जेब गर्म हो गई। जो पुल 100 साल चलना चाहिए था वो 40 साल की स्थिति में लड़खड़ाने लगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। जो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम इतना बुनियादी स्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, जल्दी बनाने की बजाय थोड़ी धीमी गति करके उसकी क्वालिटी, उसका जो निर्माण कार्य है उसकी भी हो, और उसके बाद रख रखाव के लिए भी ये नहीं 3-3 साल पड़े हैं तो लोगों की जान चलेगी, अब उसके बाद आप आ जाओगे भी हाँ जी उनको हमने कुछ दे दिया, मदद का, आर्थिक मदद दे दी, फलाना का। ये नहीं, जान की कीमत जिसके परिवार का चला गया वो वापस तो आना नहीं रहा। जिन्होंने निर्माण किया, अगर सोचे कि चलते चलते गाड़ी किसी को सांस ही नहीं, पुल बड़ा वो एकदम कर गया, उनका क्या कसूर, उनके परिवार को क्या कसूर है? वो तो सरकार के भरोसे चल रहे थे ना भाई, हाँ पुल बना हुआ था, तो पुल अचानक टूट गया, जिसकी 3 साल पहले, सबसे बड़ी दुख बात है कि 3 साल पहले रिपोर्ट लिखी जा चुकी है कि इसके खंभे लड़खड़ा रहे हैं, वाहन आते हैं तो उनको संभाले, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सोच जो है ये हमारे लिए आत्मघाती है। अगर हमने एक विकसित देश बनना है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं, जितनी हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जो आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ये भ्रष्टाचार, ये उदासीनता, ये स्वार्थीपन, ये हमारे लिए एक बातें हैं, इनको कैसे दूर करना, इसके प्रति समाज और सरकार दोनों को चिंतन करने की आवश्यकता। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में बिगड़ रही कानून व्यवस्था की। सर अपोहर में कपड़ा व्यापारी संदीप वर्मा और अमृतसर में शेर नेता की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और इस चिंतनीय स्थिति को लेकर विपक्षी दल सत्तारूढ़ आप पर हमलावर हैं। तो आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सबसे पहले तो आज राजपाल कटारिया जी का आया हुआ है कि गैंगस्टर वार जो पंजाब में चली है, कानून व्यवस्था गिरी है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पहले उनकी मैं आखिर तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। 2 घटनाएं तो अबोहर की और अमृतसर आज भी मुख्य थी, एक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपया फरोख्ती मांगने की है। और साथ में अगर अतीत में जाए तो फगवाड़ा में देखिए गौ मांस की तस्करी और गौ हत्या, ये अपने आप में कितने टन वहां बेचे। वो स्थानीय प्रशासन के नॉलेज के बिना मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकता। इतना बड़ा कांड जो सारा हुआ उसमें कहीं ना अब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सरकार ने वो चिंता प्रकट नहीं की जो देखो हिंदू मिनॉरिटी में यहाँ पे इस बात तो हिंदुओं की भावना गौ से जुड़ी हुई है। गौ के प्रति लोगों के, हिंदुओं की सोच है कि उसके शरीर में देवता का वाहन है, पाँव में तीर्थ स्थल है, इसलिए वो मानते हैं इस बात। पर सरकार के
किसी ने इस तक वो उस भावना से नहीं लिया देखा। जिस भावना से लिया जाना चाहिए था। आज केस चल रहा है, वो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन लोगों की भावनाओं को, विशेष रूप से हिंदू समाज की भावनाओं का कदर नहीं की, ना उनको समझा गया। ये सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा आने वाले दिनों में। इसके बाद देखिए मोगा में पंजाबी एक्ट्रेस तानिया के उसके फादर को घर में वो भी गोली मारी है। तो ऐसे रोज कोई ना कोई देखे, लुधियाना में भी, पठानकोट में भी आज कत्ल का आया था। पंजाब में कहीं ना कहीं आए दिन कत्ल की घटनाएं, फिरौती की घटनाएं, अपहरण की ये चल रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। अब नशे के विरुद्ध युद्ध इतना कामयाब पिछले 3-4 महीने सरकार ने 13,000 से अधिक तो FIR दर्ज हो गई है, 21,000 के करीब आदमी गिरफ्तार भी किए जाते हैं। पता कितने किलोग्राम उन्होंने नशा भी पकड़ लिया, 1000 को। तो ये अपने आप में नशे विरुद्ध युद्ध एक अपनी जगह है। पंजाब में केवल नशा ही एक पर समस्या नहीं है, गैंगस्टर भी है, फिरौतियाँ भी वो मांगते हैं, कत्ल भी है, कानून व्यवस्था भी। ये कानून व्यवस्था अगर गिरती है, जैसे ये घटनाएं गौ मास की घटनाएं या अबोर की घटना हुई, तो ये हिंदुओं में एक दहशत बनेगा। ये आने वाले, आज हिंदू बर्दाश्त कर रहा है या समाज भी बर्दाश्त कर रहा है, दोनों तरफ। हिंदू सिख तो ना पंजाब बर्दाश्त करता, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अब मेजॉरिटी में है, सरकार को कुछ कहा नहीं जा सकता, विपक्ष आवाज उठाता है लेकिन उसको गंभीरता से ना लिया जाता, ना देखा जाता। पर लेकिन ये सारे मुद्दे धीरे 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 दूरस्थायी आते हैं, ये मुद्दे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर पंजाब सरकार को सामना करना मुश्किल होगा, उसका जवाब देना मुश्किल होगा। ये साथ के साथ भावना को समझा जाना चाहिए, और उसको जब आप बेअदबी पे इतना गंभीर कर रहे हैं तो उसके साथ गौ मास का भी उतना ही गंभीर है, फिरौती भी लेना। जो ऐसे जो कांड आते हैं, उसी तरह अगर आप जाए अतीत में पंजाब में, तो जो आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था उस समय भी इसी तरह छोटी छोटी घटनाएं आई थी। 78 से लेकर 84 तक की आप देखें, पहले वो शुरू हुई, धीरे धीरे फिर वो उनको पॉलिटिकल शेल्टर मिलना शुरू हो गया, फिर धड़ेबंदी शुरू हो गई, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते धार्मिक भावनाओं से जुड़ गए। तो उसका परिणाम प्रदेश ने भी देखा, देश ने। तो सरकार को कानून व्यवस्था के प्रति भी सचेत होने की जरूरत है। नशिया विरुद्ध एक स्वागत योग्य ये सरकार का जो मजबूत पहलू है, तो दूसरा कमजोर पहलू भी है। अब जरूरत है कि दोनों को संभाल के चलने की, क्योंकि पंजाब बेरोजगारी भी है और कई मसले भी हैं, उनके कारण भी ये सब कुछ चल रहा है। तो सरकार को एक जगह एक कंसंट्रेट करने की बजाय अब सारे ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, रोजगार भी मिले, जवानों में आशा भी बने, और जो पंजाबियों को एक नया विजन दिखाया जाए भी हाँ आने वाला पंजाब ऐसा होगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो फिर सारा जो कुछ भी करेंगे उस पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा, क्योंकि सर और लोगों में डर का, सहम का माहौल बना। जब महिला अपने घर से निकले, बच्चे अपने घर से निकले, या कोई भी परिवार का आदमी बाहर निकले, लोगों को डर हो किसी ने वापस आना कि नहीं आना, और ये कत्ल गारत का वो, तो वो जो डर है ना, वो फिर सरकार की साख को कमजोर करता है। तो सरकार को अपनी साख बचाने के लिए भी कानून व्यवस्था को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इनको आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते 101 एपिसोड के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।